उसने 16 बार नजरों से सूरज को देखता और फिर पुरसुकून होकर बैठ गया। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछा, दोस्त, उन सब बातों का क्या मतलब है? तूफानी हुआ में लाइफ बूट को गर्क कर देंगी? नहीं, हबशी बड़े एतमाद से बोला। मैंने इसे यहूदी की आंखें भींग कर दी हैं। देवता हमारी रहबरी करेंगे। हम जल्द ही किसी करीबी जजीरे तक पहुंच जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने देखा हिंदी बोला सरंगा मुस्करा रहा था और अफ्रीकी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अगले 2 रोज तक सिवाय इसके और कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया कि डॉक्टर जवाद हक्कताया ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। तूफानी हवाओं का जोर बदस्तूर कायम था। हमारी लाइफ बूट हैरत अंगेज तौर पर हुआ के रुख पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। हम में से हर शख्स ने अपने तौर पर यह समझ लिया कि सियाफाम हबशी यकीनन कोई जादूगर है। चुनांचे हर शख्स इससे खाइफ था। डॉक्टर की ज़हनी हालत तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी थी। मुतअद्दिद बार उसने समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हबशी उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। जब वो तंग आ गया तो डॉक्टर को लाइफ बूट की रस्सियों के साथ इस तरह जकड़ दिया गया कि वो बैठे बैठे महज पांव को हरकत दे सकता था। ना खड़ा हो सकता, ना अपने हाथों को किसी काम में ला सकता था। मेरे दरियाफ्त करने पर कि हबशी डॉक्टर के सिलसिले में इस कदर मोहतात क्यों है, इसने मुझे बताया कि वो और इस के कबीले के लोग डॉक्टरों को काबिल परस्तिश समझते हैं और हर कीमत पर उनकी जान और माल की हिफाजत करना अपना फर्ज समझते हैं। तीसरे रोज अली अलसुबह एक और हौलनाक हादसे ने हबशी की शख्सियत हमारे लिए खौफनाक हद तक पुरस्रार बना दी। बात गोअती खास नहीं थी, लेकिन बस अचानक ही हालात ने बदतरीन सूरत इख्तियार कर ली। हबशी हसब दस्तूर डॉक्टर के करीब बैठा हुआ उसे अकीदतमंदाना नजरों से देख रहा था कि डॉक्टर ने हजियानी अंदाज में हाथ लगाए। हाल्ट कौन है? जवाब दो वरना गोली मार दूंगा। हम सब डॉक्टर की तरफ मुतवज्जे हो गए। सियाफाम हबशी जबान के बजाय हाथ के अलिफाल्टी सीधे इशारे करके डॉक्टर को न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर हबशी की उल्टी सीधी हरकतों को आंखें फाड़े देखता रहा, फिर दीवानावार कह कहे लगाने लगा। इसने कुछ जंगी अहकाम सादिर करने शुरू कर दिए। बेवकूफ मत बनो डॉक्टर, हम इस वक्त मैदान जंग में नहीं हैं। जिम पाक ने नागवार लहजे में डॉक्टर को मुखातिब किया। इसके लहजे में बेजारी का उनसर शामिल था। जिस्म पाक एक जज्बाती, जिद्दी और मगरूर नौजवान था। अपनी हरकतों से वो नापसंदीदा समझा जाने लगा था। कई बार उसने फ्लोरा और सरिता से बेहूदगी की कोशिश की, मगर हर बार से तंबी करके खामोश कर दिया गया। जब डॉक्टर की हमाकतें बढ़ गईं, तो जिस्म पाक जो खासा चिड़चिड़ा हो गया था, भड़क उठा और उसने डॉक्टर को बारा भला कहना शुरू कर दिया। हबशी डॉक्टर के बारे में ये अल्फाज सुनकर आग बगूला हो गया। इसकी आंखें बतदरीज सुर्ख होने लगीं। यही मुझे एहसास हो गया कि जिस्म पाक के दिन पूरे हो चुके हैं। इसने खामोश रहकर मामला रफ दफ करने के बजाय आस्तीने चढ़ाते हुए कहा, तुम सिया कुत्ते, अपनी जुबान बंद करो। तुमने उन मासूम लोगों को बहुत मुतासिर कर लिया। अपनी औकात से न बढ़ो। तुम्हारे जैसे कितने आदमी हमारी गुलामी करते हैं। जवाब में हबशी अलिफाचेल कर घुटनों के बिल खड़ा हो गया। लाइफ बूट पर मौत का भयानक सकूत तारी था। मुझे यकीन था कि अब हबशी का सिहर जिम्पाक को बर्बाद कर देगा। तमाम नजरें हबशी पर मरकूज थी। कुछ देर तक वो जिस्म को खोखर नजरों से तोलता रहा। फिर उसने झककर समंदर से थोड़ा पानी चुल्लू में लिया। एक नजर आसमान पर डाली। इसके भद्दे होंठ हिले। कुछ पढ़कर उसने चुल्लू के पानी पर फूंका और फिर जिम की तरफ उछाल दिया। पानी का हजम के जिस्म पर गिरना था कि वो कबनाक अंदाज में चलाता हुआ लूट लगाने लगा। हबशी ने एक बार फिर यही अमल किया। जिस्म के जिस्म पर बड़े बड़े आबले उभर आए। वो हैबतनाक अंदाज में चीखने चलाने लगा। बमुश्किल 5 मिनट के अंदर अंदर जिस्म का जिस्म आबलों से भर गया।
हबशी ने हकारत से नजरें दूसरी जानिब कर लें, और जब जिस्म का जिस्म साकित हो गया तो वो उठा हजम की आबला ज़दा खौफनाक और अकड़ी हुई। लाश को उठाकर सर से बुलंद किया और समंदर में फेंक दिया। जिस जगह जिस्म की लाश गिरी वहां समंदर के अंदर यूं बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे जैसे पानी में चूने के सैकड़ों ढेले डाल दिए गए हों। हमारे चेहरे खौफ से जर्द हो चुके थे, लेकिन हबशी पर सुकून था। इसने उल्टे सीधे इशारों में डॉक्टर से दोबारा कुछ गुफ्तगू शुरू कर दी थी। मुझे इस वक्त सख्त ताज्जुब हुआ जब डॉक्टर जवाद ने भी हाथ के इशारों से जवाब देना शुरू कर दिया। इस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर गहरी संजीदगी का तसल्लुत था। इसी शाम हमें अपने एक और साथी से हाथ धोना पड़ा। सूरज गुरूब होने से कुछ देर कबल जफर की हालत गैर होने लगी। पहले इसे एक लंबीती हुई, फिर वो लंबा लंबा लेट गया। हबशी ने उठकर नब्ज टटवली और मायूस हैकर गर्दन झकेली, जिसका मतलब यही था कि खलासी की रूह इसके जिस्म से परवाज कर चुकी है। जफर की लाश को भी समंदर की लहरों के हवाले कर दिया गया। इस सूरत हाल ने हम सब के चेहरे फक कर दिए, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। हमारा मिस्री साथी, जो अभी तक खामोश था, अचानक कुछ देखकर खुशी से चलाया। वो गर्ब आफ्ताब का वक्त था। वो देखो, वो देखो, वो देखो, सामने खुश्की के निशान नजर आ रहे हैं। क्या मेरी नजरें धोखे खा रही हैं? मिस्री ताजिर ने जिस समत इशारा किया था, हम सब की नजरें इस जानिब अलिफाटे गईं और हमारे चेहरे खुशी से दमक उठे। दूर एक चट्टान सर अलिफाटे हमें जिंदगी का पैगाम दे रही थी। इतनी मायूसियों के बाद जिंदगी की उम्मीद ने हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर दे। क्या वाकई वो कोई चट्टान है या महज हमारा गुमान? मगर लाइफ बूट बड़ी तेजी से नजर आने वाली चट्टान की तरफ बढ़ रही थी। मुझे यकीन था कि रात में किसी वक्त हम खुश्की तक पहुंच जाएंगे। सियाफाम हबशी ने जो पेशगोई की थी वो दुरुस्त साबित हो रही थी। फलोरा मेरे और करीब हो गई और लरजते हुए कहने लगी, जाबिर, मुझे हौल अलिफाटे रहा है। ना जाने ये कौन सा जजीरा हो और हमारे ऊपर क्या बीते। हिम्मत से काम लो फलोरा, इसके सवा क्या चारा है। खुशकिस्मती से जमीन नजर आई है। यहाँ की मौत लाइफ बूट की मौत से ज्यादा दर्दनाक न होगी। खुश्की पर पहुंचने के बाद मुमकिन है कोई बेहतर सूरत निकल आए। खुदा करे तुम्हारी जुबान मुबारक हो। मगर जाबिर, अफ्रीका में बेशुमार ऐसे जजीरे हैं जहां बाहर की दुनिया का कोई फर्द नहीं पहुंचा। उनके मुतालिक मशहूर है कि वहां असरार ही असरार हैं। वो लोग हमारी मुहज़्ज़ब दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे डर है कहीं हम ऐसे किसी गुमनाम जजीरे पर न पहुंच जाएं। फिर हम इन वहशियों की खुराक बन जाएंगे। इनकी इबरतनाक सजाएं सुनकर ही कलेजा दहुल जाता है। इनसे किसी रहम व करम की उम्मीद रखना फजूल है। ये बात अम है कि ये दरिंदे अपने इलाके में कदम रखने वालों के साथ बदतरीन सलूक करते हैं। खास तौर पर औरतों के साथ उनका रवैया बड़ा ही इंसानियत सोच होता है। यहाँ हर आदमी जादूगर है। खुदा हमें उनके अजाब से दावर करे। मगर फ्लोरा लाइफ बूट में ग़िज़ा और पानी नहीं है। इस जजीरे पर उतरने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं। हौसले से काम लो, मुकाबला करेंगे, लड़कर मर जाएंगे। मेरी बात सुनकर फ्लोरा के चेहरे पर फीकी फीकी मुस्कुराहट फैल गई। पता नहीं अब क्या हो। जाबिर, तो मुझे अपने साथ ही रखना, और अगर ये लोग मेरे साथ ज्यादती करें तो मेरा गला घूंट देना। तुम्हें मुझसे कोई छीन सकता है मेरी जान? मैंने इसका बाजू दबाकर कहा। बस हौसले और जुर्रत की जरूरत है। अफ्रीका के गुमनाम जजीरों और वहां के जंगली वहशी कबाइल के बारे में आए दिन अखबारात वसाइल में सनसनीखेज वाकयात और मज़ामीन शाये होते रहते हैं। मेरा खुद बारा हाल था, लेकिन फ्लोरा को मुतमईन करने के लिए उसे झूठी तसल्लियां दे रहा था। हमारे दूसरे साथी जब तक आ जला रहा, आंखें फाड़े इस चट्टान की समत देखते रहे, जिसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही थी।
इस वक्त हमारे दिल बारी तरह धड़क रहे थे। खुशकी पर कदम रखने के खुशगवार तस्वुर से मेरे और फ्लोरा के सवा सभी शादा और फरहां थे। मुकद्दस जारा काका के बारे में सिर्फ मैं जानता था। मैंने देखा कि सरंगा भी बेचैनी से पहलू बदल रहा है। तवक्को के खिलाफ हम जल्द ही चट्टान के करीब पहुंच गए। समंदरी चट्टान अब हमसे बमुश्किल 1.5 मील के फासले पर थी। जूं जूं ये फासला कम हो रहा था, हमारा इज़्तिराब बढ़ता जाता था। हर शख्स सबसे पहले उतरने के लिए बेचैन नजर आता था। 11-12 रोज के अज़ियतनाक समंदरी सफर के बाद जमीन करीब आ रही थी, लेकिन ये बात किसी को मालूम न थी कि जमीन उन्हें क्या देने वाली है। मौत, मसायब, अज़ियतें या मसरत, नजात, जिंदगी कौन सी तबाही उनकी मुंतज़िर है और कौन सा मुजदा उनकी समात में रस घोलने वाला है। समंदरी चट्टान हर लम्हे अपना दायरा वसी कर रही थी। दरख्तों के झुंड भी अब स्याही की शक्ल में नजर आने लगे थे। अंधेरा बढ़ गया था और चांद किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रहा था। मैंने सियाफाम हबशी की तरफ देखा। मैं दरअसल इसके चेहरे के तासुरात पढ़ना चाहता था। मेरा ख्याल था कि वो अपनी साहिराना कुव्वतों की कामयाबी देखकर फूला न समा रहा होगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। हबशी के चेहरे पर जहाज के डूबने के बाद आज पहली बार फिक्रमंदी के तासुरात नुमायां थे। वो कुछ सोच रहा था, बहुत ही संजीदगी और इस्तिग़राक़ से। वहशत और परेशानी में वो अचानक हौलनाक अंदाज में चीखा। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर वो पागलों की तरह बाल नोचने लगा। डॉक्टर ने इसे इस आलम में देखकर एक फलक शिगाफ कहका लगाया, लेकिन जल्द ही लोग करीब नजर आने वाली चट्टान के हियोले की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब हम चंद लम्हों में खुशकी पर पहुंचने वाले हैं। मैंने हबशी के करीब जाकर अपनी शिकस्ता अफ्रीका ज़बान में से मुखातिब किया। तुमने जो कहा था वो ठीक साबित हुआ। यहूदी की आंखों और देवताओं की मेहरबानी ने हमें जिंदगी से करीब तर कर दिया है। हबशी मेरी आवाज सुनकर यूं चौंका जैसे सो रहा था। इससे मेरी दखल अंदाजी पर गुस्सा आ गया। इसकी बड़ी आंखों से शदीद बेजारी और मायूसी झलक रही थी। तुम अंधे हो? वो झंझला कर बोला। कल पेश आने वाले वाकयात तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। तुम इस दुनिया से ताल्लुक रखते हो जहां आदमी के अंदर की आंखें बिनाई से महरूम होती हैं। तुम लोग लाफानी दुनिया और लाफानी कुव्वतों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम मादे की बातें करते हो। मादा रूह के बगैर बेकार है, लेकिन रूह मादे के बगैर भी मोहतरम रहती है। तुम्हारे यहाँ रूहानी बालिदगी की तालीम नहीं दी जाती। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती शय है, तुम इससे काम लेना नहीं जानते। कल क्या होने वाला है तुम नहीं जान सकते, मगर तो मुगा जानता है। तो मुनासिब कुछ देख रहा है। तो मुगा के पास अंदर की आंखें हैं जाहिलो। इस पर असरार अफ्रीकी शख्स की बातों ने मेरी वहशत में और इजाफा कर दिया। मैं तो इसके पास इत्मीनान कल्ब के लिए गया था। इसने मेरे कल्ब को और परेशान कर दिया। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि इसका नाम तो मुगा है, लेकिन इस वक्त मुझे इसके नाम से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि कल क्या होने वाला है। चुनांचे मैंने इसके जुमलों की तलखी नजरअंदाज करते हुए कहा, तो मुगा मेरे दोस्त, तुम हमारे मोहसिन हो। मुझे बता के खुशकी पर क्या गुजरने वाली है। तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल क्या होने वाला है। तुम सब अंधेरे की तरफ जा रहे हो। वहां आतिश फिशा है, वहां कांटे हैं, वहां खून ही खून है। अहमको, तुम वहां ना जाओ। लाइफ बूट का रुख मोड़ दो। तो मुगा ने झुलाते हुए कहा। मुअज़्ज़ज़ तो मुगा, मैंने झुरझुरी लेते हुए जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारी साहिराना कुव्वतों पर पूरा यकीन है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम लाइफ बूट का रुख किसी और करीबी जजीरे की तरफ फेर दो? तो मुगा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने मोटे
भद्दे होंठों को तेजी से हरकत देने लगा। गालिब वो कोई साहिराना अमल शुरू कर चुका था। इस असना में मैंने बूट के जुमला अफराद को हमवार करने के लिए उन्हें मुतवज्जे किया। दोस्तों, मैंने जोर ज़ोरत से कहा, तो मुगा का ख्याल है कि इस जजीरे पर हमारा जाना ठीक नहीं। वहां हम और मसाइब में घर सकते हैं। बेहतर है कि हम रास्ता बदला लें। हमारे पास खाने को नहीं, पानी नहीं। दूसरा जजीरा न जाने कब नजर आए। कौन कह सकता है? इन लोगों की दलील माकूल थी। मैं खामोश हो गया। मेरी एक न चले। उधर तो मुगा अपने अमल में मसरूफ था। मैं पूरी तवज्जो से इसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था और हर कीमत पर तो मुगा को इस अमर पर राजी कर लेना चाहता था कि वो अपनी कुव्वतों के किसी करिश्मे से लाइफ बूट का रुख मोड़ दे। लेकिन अफसोस, कुदरत हमारे अतराफ अपना जाल बन चुकी थी, तो मुगा का अमल अधूरा रह गया। तूफानी हवाओं का जोर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते हम सियाही माइल धुंधलकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। मेरे जहन में मेरे दोस्त अहमद बिन ताहिर का वो वाकया उभर आया जो उसने जहाज का सफर तर्क करने की खातिर मुझे सुनाया था। खौफ की लहर मेरी रगों पे में सरायत कर गई। मैं अलिफाटे कर जल्दी से फ्लोरा के पास आ गया। मेरे दूसरे साथी भी इस घोर अंधेरे में कुछ देखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। तो मुगा बैठा हुआ था। मैंने इसे आवाज दी तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हाथ को हाथ बुझाई नहीं देता था। अचानक तो मुगा की एक करेह चीख सुनाई दी और गिर्द का तूफान तेज हो गया। डॉक्टर जवाद ने कबनाक अंदाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था। लाइफ बूट के तमाम मुसाफिर एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। सिया धूल के भनवर ने लाइफ बूट को उनगिनत चक्कर खिलाए, मगर लम्हों में क़यामत खेज भनवर खत्म हो गया और कहीं आगे बढ़ गया। मतला जल्द ही साफ हो चुका था। अंधेरा कम हो गया था, इसलिए हम एक दूसरे की शक्लें किसी कदर देख सकते थे। हमने तो मुगा की तरफ तवज्जो की तो शशदर रह गए। तो मुगा लाइफ बूट पर मौजूद नहीं था। खुदा जाने वो समंदर में गर्क हो गया। अब फिर सिया धूल के ज़र्रात इसे अलिफाड़े ले गए। अब वो कहीं रुपोश हो गया था। कोई बात भी मुमकिन थी। उन पर असरार हालात ने हम सब को गुम कर दिया था। हमारे ऊपर सख्ते का आलम तारी था। फ्लोरा मुझसे लिपटी बारी तरह कपकपा रही थी। हर शख्स मायूस निगाहों से एक दूसरे को देख रहा था। बूढ़े सरंगा ने सरिता को अपने बाजुओं में छुपा रखा था। अब लाइफ बूट हुआ के दोष और लहरों के जीरो बम पर उछलती तेजी से जजीरे में दाखिल हो रही थी। खुश्की का वो हिस्सा करीब आ रहा था तो वहां का मंजर वाजे होता जा रहा था। हर चंद के रात का वक्त था, लेकिन दौर खड़े हुए दरख्तों की कतार को पहचाना कुछ मुश्किल न था। तो मुगा की हैरत अंगेज गुमशुदगी ने जमीन पर उतरने की जुस्तजू को दहशत में तब्दील कर दिया था। हमारे चेहरे जर्दा अक्ल गुम और आंखें हैरत से वा थीं। जाबिर, अब क्या होने वाला है? फ्लोरा की घटी घटी आवाज सुनाए में इर्तियाश पैदा कर गई। मैंने जवाब में उसकी पुश्त थपथपाए। मेरी अपनी अक्ल भी खब्त थी। तरह तरह के तो हम अपने जहनों पर कब्जा कर लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकद्दस जारा काका ने तो मुगा के ख्यालात पढ़ लिए हों। तो मुगा जो मेरी दरख्वास्त पर लाइफ बूट का रुख मोड़ने के लिए कोई साहिराना अमल शुरू कर चुका था, वो लाइल्मी में जारा काका के इताब का शिकार हो गया। फिर क्या हुआ? तो मुगा कहाँ गया? वो कुन खतरों की पेशगोई कर रहा था? वो कौन से अंधेरों के बारे में बताना चाहता था? लाइफ बूट को अचानक झटका लगा और मिस्री ताजिर खुशी से दीवाना वार चलाया। हम जमीन पर पहुंच गए। ये खुशकी है। खुदा की किस्म कितनी फरहत बख्श जगह है। लाइफ बूट जमीन पर जाकर हिचकोले खा रही थी। फ्लोरा मेरे बाजुओं में सिमटी हुई थी। सबसे पहले मिस्री ताजिर लाइफ बूट से छलांग लगाकर खुशकी पर कूदा। फिर शेख ताहिर ने पैरवी की। वो दोनों गुज़िश्ता वाक़यात भूलकर खुशी से दीवाना वार चला रहे थे और जिंदगी पालेने की खुशी में अलिफाचिल कूद कर रहे थे।
میں نے فلورا کو آہستہ سے خشکی پر آتارا۔ سریتا نے سرنگا کو سہارا دیا۔ جب سب آتر گئے تو میں نے لائف بوٹ کھینچ کر ساحل پر کی اور ڈاکٹر جواد کو رسیوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ رسیاں چونکہ بھیگی ہوئی تھیں، اس لیے انہیں کھولنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ رسی کھلتے ہی ڈاکٹر جواد ایک طرف بھاگنے لگا۔